हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समाज। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन है, वो है समाज। देखिए, कुछ साथियों ने पूछा था क्या हिंदी है ये हमारी, हर एग्जाम में यही रहती है। देखिए, हिंदी टॉपिक वही है, पैटर्न भी वही रहता है। देखिए, ये जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं इसमें हम यूपी पुलिस भी लिख सकते हैं, यूपी टेट भी इसके ऊपर टाइटल बना सकते हैं, आरओ एआरओ भी बना सकते हैं। देखिए, हर एग्जाम में हिंदी यही होती है, ठीक है। प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छा करें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है समास। देखिए, जो हमारा समास है, समास से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं? क्या समास की परिभाषा पूछी जाएगी पूरी? नहीं, समास की पूरी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। फिर क्या पूछा जाएगा? संक्षेप संक्षेप रूप पूछा जाएगा, यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है, समास किस आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, उदाहरण दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है निम्न में से इसमें कौन सा उदाहरण है, यानी कौन सा समास है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे क्या समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छे से समझते हुए चले और नोट करते हुए चले, क्योंकि ये चीजें बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आज हम वही चीज कराएंगे बेसिक से, बिल्कुल जो बच्चे ज्यादातर उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या करना, आप लोगों को ध्यान देना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आइए, क्या पूछा गया? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। इसे संक्षेपीकरण भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं संक्षेप करना, या फिर बोल सकते हैं समझौता करना, या कम करना, या कम करना, या बोल सकते हैं घटाना, ठीक है। क्लियर हो गई कि समास का संक्षेपीकरण शाब्दिक अर्थ होता है, या समझौता हो जाएगा, या कम करना कहीं ऑप्शन में मिल जाए, या घटाना कहीं मिल जाए, तो हमको यही टिक करनी है, ठीक है। क्लियर हो गई। अब बात आती है कि समास का विलोम क्या होता है। क्या? समास का विलोम। तो देखिए, समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? समास का विग्रह नहीं करना है, समास का विग्रह विलोम नहीं होता है, समास का विलोम होता है व्यास। विग्रह किसका विलोम होता है? विग्रह संधि का विलोम होता है, ठीक है। अब यह समास का क्या रहेगा? समास का विलोम रहेगा व्यास। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, अब बात करते हैं कि समास का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि संधि का यानी समास का संधि विच्छेद क्या होगा तथा इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा समास है इसका संधि बनेगा सम प्लस आस। क्या बना? सम प्लस आस। अब देखिए, इसमें जो सम है इसका अर्थ अलग है और आस का अर्थ अलग है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा सम है इसका अर्थ हो जाएगा पास। क्या होगा? पास। थोड़ा बड़ा लिखते, तो सम का अर्थ क्या होगा? सम का अर्थ होगा पास, और आस का अर्थ होगा बिठाना। क्या? बिठाना या बैठना। अब इसको मिला के पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? पास बिठाना। क्लियर हो गया समास का अर्थ? संक्षेपीकरण कम करना, या फिर पास बिठाना। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की।
कि समास की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए जो हमारा समास है ये किससे बनता है, दो वर्डों से या दो शब्दों से। तो देखिए दो वर्डों से हमारी संधि बनती है, तो ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारे समास हैं ये बनते हैं दो शब्दों से। किससे बनते हैं, दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक अर्थ निकलता है वही क्या होते हैं, वही हमारे समास होते हैं या समास कहलाते हैं। या उनको सामासिक पद भी बोल सकते हैं, या फिर समस्त पद मिल जाए तो हम समस्त पद भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बनेगी इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या है कि दो या दो से, जैसे हमारे ये मार्कर दो अलग अलग है। अब जब हमने इनको इकट्ठा कर दिया, पास बैठा दिया, ये बिल्कुल पास हो गए, इनको दूर किया तो काफी गैप था, इनको पास कर दिया, गैप खत्म हो गया। तो यही इसमें समास का अर्थ है। ठीक है, क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, यानी कि उस शब्द में अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसकी परिभाषा या परिभाषा। परिभाषा क्या बनेगी इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल के सार्थक से जो सार्थक शब्द बनता है वही क्या कहलाता है, समास या सामासिक पद या सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी लोग, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द, मेल से बना सार्थक शब्द समास या सामासिक शब्द या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। क्या है इसकी परिभाषा की दो या दो से अधिक शब्दों से के मेल से बना सार्थक शब्द समास या सामासिक या समस्त पद कहलाता है। जैसे हमने देखिए एक शब्द लिया का चम्मच कटोरा, क्या चम्मच कटोरा, अब इसके समास बनाइए, क्या इसका समास बन जाएगा, चम्मच कटोरा में क्या इसका कोई संबंध है, समझिएगा। जैसे हमने इसमें शब्द लिया क्या चम्मच कटोरा, अब इसको मिला के लिखिए और फिर इसका उच्चारण कीजिएगा, बोलिएगा क्या इसको बोल पाएंगे या चम्मच कटोरी कर लीजिएगा, बात एक ही है, चम्मच कटोरा या चम्मच कटोरी। अब देखिए इसको जब मिला के लिखेंगे क्या हो जाएगा, चम्मच टोरी, क्या हो जाएगा चम्मच कटोरी, क्या हम ऐसे बोलते हैं, तो ये सामासिक पद नहीं है। ठीक है, एक शब्द तो है लेकिन ये सामासिक पद नहीं है, सामासिक शब्द नहीं है। अगर यहीं आ जाता क्या, जैसे राम की कटोरी, कहीं मिल जाए क्या राम कटोरी, क्या मिल जाए राम कटोरी, तो बताइए, आप बताइए ये क्या सामासिक पद है, हाँ ये सामासिक पद है, ये समास है। देखिए इसका क्या बनेगा, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका बन जाएगा राम की कटोरी, यानी कि इसमें राम का संबंध निकल आया किससे, कटोरी से। कटोरी किसकी थी, राम की। ठीक है,
क्या है? राम की कटोरी। क्लियर होगी इतनी बात? देखिए ये समास होते हैं, इसमें क्या होता है? समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जो हमारे समास विग्रह होते हैं, सामासिक शब्द से जुड़े शब्दों के बीच का संबंध बताना समास विग्रह कहलाता है। क्या है? कि सामासिक पद से जुड़े शब्द का जुड़े शब्दों के मेल का संबंध बताना, उनके आपस में जो संबंध है उनको बताना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। यही हमने अभी आपको बताया था। राम का संबंध किससे था? कटोरी का। कटोरी का संबंध किससे था? राम का। तो समास विग्रह क्या बताते हैं? समास विग्रह सामासिक पदों का सामासिक शब्दों का संबंध बताते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट डाल के। क्या? समास विग्रह। समास विग्रह। देखिए समास का विलोम नहीं होता, हम फिर कह दे रहे हैं आपसे, ये समास का विलोम नहीं होता है। ठीक है, ये समास का क्या बताते हैं? ये समास का संबंध बताते हैं। समास का विलोम होता है विरास। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए इसके जो लाइन बनेगी समास विग्रह क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो देखिए जो हमारे सामासिक शब्दों से जुड़े शब्दों का संबंध बताने वाले पद या सामासिक शब्द क्या कहलाते हैं? समास विग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? सामासिक शब्दों से सामासिक शब्द से जुड़े शब्दों का संबंध बताते हैं। क्या काम है समास विग्रह का? समास विग्रह का काम है, सिर्फ एक काम है, सामासिक शब्द से जुड़े शब्दों का संबंध बताते हैं। ठीक है, या शब्दों के बीच का संबंध बताते हैं। सामासिक शब्द से जुड़े शब्दों के बीच का संबंध बताते हैं। क्लियर हो गया? देखिए इसमें राम की किसने संबंध बताया? कि तो ये कहाँ बताते हैं? शब्द के बीच में संबंध बताते ही हमारे क्या होते हैं? समास विग्रह होते हैं। क्लियर? जैसे हमने एक उदाहरण लिया, समझिएगा, गगनचुंबी। क्या है? गगनचुंबी। देखिए ये हम बाद में जानेंगे इसमें कौन सा समास है, लेकिन अभी पढ़ेंगे, अभी जानेंगे, लेकिन पहले इसका ये समझ लीजिएगा सामासिक शब्द यानी समास विग्रह में क्या संबंध रखता है। ठीक है, उदाहरण क्या हमारा? गगनचुंबी। जब इसका समास विग्रह करेंगे, जब इसको दूर दूर करेंगे, फैलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? गगन को चूमने वाला। क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला। क्लियर हो गया? देखिए इसमें क्या संबंध बताया गया? गगन को चूमने वाला, ये हो गया इसका समास विग्रह। कितने पदों में बांट दिया? 1 2 3 4। एक शब्द को कितने शब्दों में बांट दिया? 4 शब्दों में। यही कहलाता है समास विग्रह। क्लियर हो गया? चलिए देखिए समास में एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो होता है समास पद। क्या? समास के पद। ये नोट कर लिया सभी ने? चलिए
तो अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा इसी में, क्या समास के पद, ठीक, समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। क्या पॉइंट बनेगा हमारा? सामासिक, सामासिक शब्द में, सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। क्लियर है? कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। अब क्लियर हो गया? अब देखिए कौन कौन से होते हैं 2 पद, कौन कौन से होते हैं। ये प्रकारों की बात नहीं, ये समास के पद होते हैं। ठीक है, तो समास के 2 पद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है पूर्व पद। पहला पद कौन सा है? पूर्व पद, यानी पहला पद। ठीक है, और दूसरा है इसमें उत्तर पद। उत्तर पद इसको कह सकते हैं बाद वाला पद। ठीक है, क्या कहेंगे? बाद वाला शब्द या पद। क्लियर है? इसको कहेंगे पहले वाला, ठीक है, उसको उत्तर पद को बोलते हैं बाद वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए पूर्व पद होता है, लेकिन इसमें एक और चीज होती है, वो होता है गौण पद। क्या होते हैं? गौण पद। ये क्या होते हैं? तो पहले हम जानेंगे पूर्व पद क्या होते हैं। ठीक है, पूर्व पद की हमारे समास में क्या महत्ता है? तो देखिए वह पद होते हैं जिससे सामासिक शब्द का पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। क्या पूर्व पद वह होते हैं जिससे जो हमारे सामासिक शब्द होते हैं वो पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। वह हमारे क्या होता है? वह होता है हमारा पूर्व पद। ठीक है, क्या है कि वह पद हों जिससे सामासिक पद, सामासिक पद पूरी तरह, सामासिक पद नहीं, सामासिक शब्द, सामासिक शब्द पूरी तरह प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये होता हमारा उत्तर पूर्व पद। क्या होता? पहले वाला पद, कि वह पद हो जिससे सामासिक पद पूरी तरह क्या हो? प्रभावित हो। ठीक है, ये होता हमारा पूर्व पद। अब देखिए इसमें जो गौण पद की हमने बात की वह क्या होता है, उसे भी समझेंगे हम लोग। क्या गौण पद? ठीक है, गौण पद का हमारे समास में क्या काम है? तो देखिए वह पद जिससे सामासिक शब्द में बहुत कम, ना के बराबर प्रभाव पड़ता हो। गौण क्या होते हैं? कि वह पद जिससे सामासिक पद में बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़ता हो, वह हमारे होते हैं गौण पद। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्या है? कि वह पद हो जिससे सामासिक पद बहुत कम प्रभावित होता हो। सामासिक पद
बहुत कम प्रभावित होता हो, या हम लोग कह सकते हैं ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर प्रभावित हो। क्लियर है? समझ गए? पूर्व पद और गौण पद में अंतर क्या होता है? ये पूर्व, जो हमारे पूर्व पद होते हैं, इनमें जो हमारा सामासिक शब्द होता है वह पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है, उसमें पूरी तरह प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो हमारा गौण पद होता है इसमें बहुत ही कम, ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, अब प्रश्न बनता है हमारा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए। प्रश्न बनता है, क्या समास को प्रधानता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न क्या बनता है हमारा? प्रश्न बनता है कि प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है, और एक प्रश्न यही बनता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को आंसर देना है फटाफट। ये नोट कर लिया सभी ने? चलिए सभी लोग आंसर दें कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, और फिर समास के कितने प्रकार होते हैं। देखिए ये प्रश्न दो तरह से बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या है? प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के भाग। तो प्रधानता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ गए। तो प्रधानता के आधार पर समास को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में या 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर हो गया इतनी बात? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब एक यही प्रश्न मैम ने पूछा था आप लोगों से, क्या कि समास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जहां प्रधानता ना देकर से पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो वहां हम लोग करेंगे 6। वहां कौन सा आंसर टिक करेंगे? तो वहां आंसर टिक करेंगे समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। अब पहले हम इसको जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे 6 भेद वो किस तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 4 भाग हैं, इनको देखिए किस प्रकार बांटा गया है, प्रधानता के आधार पर किस प्रकार रखा गया है। तो देखिए, जो प्रधानता के आधार पर हमारे समास हैं वो कौन कौन से हैं? हैं कितने प्रधानता के आधार पर? प्रधानता के आधार पर 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब कौन कौन से हैं इन्हें ध्यान रखना है। तो पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। कौन सा है? नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, अव्ययीभाव समास। क्लियर हो गया? और दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा प्रकार है? दूसरा भाग है तत्पुरुष समास। क्लियर है? चलिए, और तीसरा है इसमें द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। अब चौथा है, अंतिम भेद है, वो है हमारा, आप लोग जानते भी होंगे, बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि ऐसा ही लिखा जाता है, बहुव्रीहि हमारे शुद्ध वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान रखना किस तरह इसका उच्चारण किया जाता है, बहुब्री समास। ये लोग इतनी बात। अब हम लोग बात करेंगे जो अव्यय भाव है इसका कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा तत्पुरुष समास का पद प्रधान होता है, कौन सा द्वंद्व समास का पद प्रधान होता है और कौन से बहुब्री समास के पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जो समास थे प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया। हमने इसके पद बताए थे। समास में कितने पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए जो हमारा अव्यय भाव समास है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा? अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें उस उपसर्ग भी जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ते हैं? उपसर्ग। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उपसर्ग भी जुड़ जाते हैं। क्लियर है? तो अव्यय भाव का कौन सा पद प्रधान है? तो अव्यय भाव समास का पूर्व पद प्रधान है, यानी कि पहला पद प्रधान है। ठीक है, अब बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो देखिए तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। देखिए हमने अभी आप लोगों को बताया था जो हमारे समास के प्रकार हैं वो 6 कहां से हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रधानता के आधार पर 4 हैं, जो समास के प्रकार हैं वो 2 अन्य कहां से बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा तत्पुरुष समास है इसके अन्य 2 भेद और होते हैं। किसके? तत्पुरुष समास के 2 भेद और होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 2 भेद और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसी में पहला हो जाएगा इसमें द्विगु समास और दूसरा है इसी में तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास। आप लोगों ने सुना होगा, क्या है? कर्म धारय समास। अब देखिए अब बात आती है कि समास तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो इन दोनों के कौन से पद प्रधान होंगे? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जब देखिए जब मुख्य समास का उत्तर पद प्रधान है तो इसके भेदों के जो इसके भेद है इसके भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। ठीक है, तो द्विगु समास का पद कौन सा प्रदान होगा और कर्मधारय का समास कौन सा प्रदान होगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये दोनों भी, इन दोनों के भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होता है। क्लियर है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद। क्लियर है? अब बात करेंगे द्वंद्व समास की। देखिए जो हमारा द्वंद्व समास है इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। कौन से? चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, जो हमारा द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। क्लियर है? तो इसे हम लोग लिखेंगे पूर्व पद क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद
दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब आप लोगों को भूलना नहीं है, सिर्फ क्या है याद रखना है, सिर्फ समझना है। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। ठीक है, किसकी? बहुब्रीहि समास की। देखिए, जो हमारा बहुब्रीहि समास है इसके कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, चाहे वो पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, बहुब्रीहि समास में क्या होगा? इसमें दोनों की प्रधानता नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? इसमें गौण पद आ जाएंगे। हमने आपको बताया था हमारे समास में गौण का क्या काम है, गौण पद का। तो गौण पद आते हैं हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। ठीक है, गौण पद क्लियर हो गई। देखिए, हमको याद किस प्रकार रखना है। देखिए, प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब देखिए, इसके ये देखेंगे कि कौन सा पद प्रधान होगा, कौन सा पद अप्रधान होगा। हम इसको किस प्रकार याद रखेंगे? जो देखिए, जो हमारा पहला समास है अव्ययीभाव समास, इसका पहला पद प्रधान है। पहले समास का पहला पद प्रधान क्या है? पहले समास का पहला पद प्रधान। ठीक है, और दूसरे समास का दूसरा पद प्रधान, यानी बाद वाला प्रधान। तो दूसरे समास का तत्पुरुष समास दूसरा प्रकार है, तो दूसरे समास का दूसरा पद प्रधान यानी कि उत्तर पद प्रधान। ठीक है, और इसके अंतर्गत दोनों भेद है, उनके भी दोनों के उत्तर पद ही प्रधान होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात आती है द्वंद्व समास। तीसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में तीसरा प्रकार द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व समास में उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में चौथा प्रकार है अंतिम प्रकार, इसमें किसी की प्रधानता नहीं होती है। क्लियर हो गए? बहुब्रीहि समास में क्या है? बहुब्रीहि समास में किसी की प्रधानता नहीं होती है, यानी कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो समझ गए ये प्रधानता के आधार पर किस प्रकार बांटे गए, उसमें कौन सा पद प्रधान है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग ये नोट कर रहे हो या नहीं? नोट करते चलो तो इसमें क्या है, पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब नोट करेंगे तो हमें समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लिया सभी ने, अब इसको हटा दें। बहुत अच्छी। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग क्लास को शेयर कर दो, शेयर करो, ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ सकें। जो आपके साथी हैं वो लोग भी जुड़ सके इसमें, छोटे बड़े भाई बहन है वो भी इसमें जुड़ सके। ठीक है, वो लोग भी पढ़ सके कि समास क्या होता है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। क्लियर है? तो कर दी सभी ने शेयर। तो आइए अब अपना काम करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समास के प्रकार।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, समास का पहला प्रकार क्या था? अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा अच्छे से। पहला भाग है अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। देखिए, अब आपको इसकी परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, और इसमें उपसर्ग जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? अव्यय और उपसर्ग जुड़े होते हैं पहले पद में ही। ठीक है, क्या इसको नोट करोगे इसी परिभाषा को? चलिए नोट कीजिएगा सभी लोग। क्या है कि अव्ययीभाव जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। क्या है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अव्यय और इसमें उपसर्ग प्रयुक्त किए जाते हों। और अव्यय और इसमें उपसर्ग प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग आप लोग जानते हो क्या होता है? उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द में पहले प्रयोग किए जाए, प्रत्यय जो शब्द के बाद में प्रयोग किए जाए। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिस समास पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अव्यय और इसमें उपसर्ग प्रयुक्त किए जाते हैं, ये हमारा कौन सा समास होगा? तो ये हमारा अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ठीक है, आप समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया। क्या उदाहरण? समझिएगा, जैसे हमारा इसमें सामासिक शब्द है आमरण। क्या है? आमरण। आमरण। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? तो आमरण का हो जाएगा जो कभी न मरे। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? सामासिक पद है हमारा आमरण। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जो कभी न मरे। ठीक है, क्या हो गया? जो कभी ना मरे। आमरण कैसा समास है? आमरण में अव्ययीभाव समास है। आगे क्या है? आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया। क्या? आजन्म। 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 इसका समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा जो जन्मा ना हो। क्या होगा? जो जन्मा ना हो। क्लियर है? इसमें भी उपसर्ग क्या जुड़ा है? इसमें भी उपसर्ग आ जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? उपसर्ग आ प्रयोग किया गया। इसी प्रकार हमने इसमें एक और उदाहरण लिया। क्या? यथाशक्ति।
शक्ति। अब बताइए इसका समास विग्रह क्या बनेगा? तो इसका समास विग्रह बन जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी कि आपकी शक्ति कितनी, आपके पास कितनी ऊर्जा है। ठीक है, तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या बन जाएगा? तो यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसमें कौन सा उपस्वर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसमें उपस्वर्ग जुड़ा है यथा। कौन सा उपस्वर्ग जुड़ा है? यथा। क्लियर है? जैसे इसमें हमने लिया किया घर घर। अब इसमें आप लोग बताइए घर घर में कौन सा समास होगा? देखिए योजक शब्द हमारे दो समासों में मिलते हैं, दो सामासिक पदों में योजक शब्द मिलते हैं, योजक शब्द मिलते हैं या योजक चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें एक और उदाहरण लिया घर घर। इसे देखिए एक पॉइंट याद आया, यानी कि जिस पद में बारंबारता होती हो या जिस पद में बारंबारता आती हो तो उसके अंतर्गत कौन सा समास होगा? तो उसके अंतर्गत अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा जिसमें बारंबारता आती हो? जिस शब्द में बारंबारता आती हो उसके अंतर्गत अव्ययीभाव समास होगा। क्लियर है? तो घर घर में कौन सा समास है? तो घर घर में अव्ययीभाव समास है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा घर और घर। क्या होगा? घर और घर। क्लियर है? जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, क्या? प्रतिदिन। क्या उदाहरण हमने लिया? हमने उदाहरण में लिखा प्रतिदिन। अब इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत कौन सा संबंध है? तो प्रतिदिन के अंतर्गत ये हो जाएगा, प्रति का मतलब होता है हर। क्या होता है? हर। और दिन का मतलब दिन होता ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हर दिन। क्या होगा? हर दिन। क्लियर है? चलिए, हर दिन। तो आप लोग समझ गए अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं और इसमें किस प्रकार के अव्यय पद होते हैं यानी समासिक शब्द दिए जाते हैं और इनका हम किस प्रकार समास विग्रह करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी आपको एक पॉइंट बताया था वो कहीं नोट डाल के नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट डाल के। नहीं तो आप लोग क्या होगा, भूल जाओगे। ठीक है, नोट कीजिएगा कि जिस सामासिक पद में जिस सामासिक पद में जिस सामासिक पद में बारंबारता, बारंबारता का मतलब समझ रहे हो, जो बार बार आता हो। जैसे ये आया घर घर। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब देखिए, जैसे एक उदाहरण दूं आपको। जैसे हमने इसमें एक उदाहरण दिया रात और रात दिन, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? अब आप लोग कहोगे इसमें योजक चिन्ह तो इसमें भी आया, तो ये भी अव्ययीभाव होगा। तो देखिए ये अव्ययीभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखिए इसमें बारंबारता नहीं आई है। रात दिन में क्या बारंबारता है? तो रात दिन में कोई बारंबारता नहीं है। इसमें क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, भिन्नार्थक है। तो ये किसके अंतर्गत जाएंगे? तो रात दिन, दाल रोटी, घर आंगन, और ये सब हो जाएंगे किसके? द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? तो इसमें हमारे नोट पॉइंट क्या था कि जिस सामासिक पद में बारंबारता आती हो
तो कौन तो उसके अंतर्गत अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, तो वह शब्द, तो वह पद या शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। क्या है कि जिस सामासिक पद में बारंबारता आती हो वह पद अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट रह गया इसमें अव्ययभाव समास में? नहीं है तो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। अब आएगा हमारा दूसरा द्विगु समास। देखिए तत्पुरुष समास बाद में पढ़ेंगे, देखिए उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। कारक चिन्ह भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नकारात्मकता को भी इसके आधार पर बांटा गया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे द्विगु और कर्मधारय के बाद। ठीक है, ये थोड़े छोटे छोटे से पॉइंट है, इनको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा द्विगु समास या द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता, कौन से पद प्रधान होते हैं, इसका समास विग्रह किस प्रकार होता है, इसमें सामासिक पद कैसे होते हैं, इनको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें द्विगु समास। द्विगु समास, अब आप लोग समझ गए होंगे ये किसका भाग है, ये भाग है तत्पुरुष समास का। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि द्विगु समास क्या होता है, इसे हम किस प्रकार जानेंगे कि द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। ठीक है, इन तीनों में बहुत कम अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा द्विगु समास है, जो इसकी परिभाषा बनेगी कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, क्या है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो यानी कि बाद वाला पद प्रधान हो, तो तथा अपूर्व पद संख्यावाची हो। उत्तर पद प्रधान हो यानी बाद वाले पद में प्रधानता हो, और जो पूर्व पद है वह कैसा हो, संख्यावाची हो। कैसा होगा, संख्यावाची। और इसमें समास विग्रह करने पर क्या है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा इसी का है कि इसमें समास विग्रह करने पर, सामासिक पद का विग्रह करने पर समाहार या समूह का बोध होता है। किसका, समाहार या समूह का बोध होता है। क्लियर है, तो नोट कीजिएगा आप लोग। क्या है कि जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद तथा उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद कैसा हो, पूर्व पद संख्यावाची, यानी उसमें कोई सी गिनती आती है। जैसे हम कहते हैं दशामुख या चौरा या चौमुखी, ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे द्विगु समास के। ठीक है, तो तथा पूर्व पद कैसा हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो। क्लियर है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, स्टार बना के लिखिएगा कि जिस इसमें
विग्रह करने पर समाहार या समूह का बोध होता है या होता हो। ठीक है बात, ये क्या है कि इसमें विग्रह करने पर समाहार या समूह का बोध होता हो। जैसे चौरा, चार राहों का समूह, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे हो जाएंगे हमारे द्विगु समास के। अब लिखिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, उदाहरण है हमारा इसमें पंचवटी। क्या है? पंचवटी, ये हमारा है सामासिक पद। ठीक है, अब इसका विग्रह करेंगे। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 बटों का समूह। क्या हो जाएगा? 5 बटों का समूह। ठीक है, 5 बटों का समूह। क्लियर है? इसी प्रकार हमने इसमें एक और उदाहरण लिया। अगला उदाहरण है हमारा क्या, चौराहा। देखिए, हम वही उदाहरण रख रही हूँ जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना जो आते रहते हैं। ठीक है, चौराहा। क्लियर हो गया? अब बताइए चौराहा का क्या हो जाएगा, तो चौराहा का हो जाएगा 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। ठीक है, और समझिएगा, जैसे हमने इसमें अगला उदाहरण लिया, दोपहर। क्या? दोपहर, जो सुबह और शाम के बीच का समय होता है, क्या होता है? दोपहर। लंच का टाइम होता है, उसी को क्या बोलते हैं? दोपहर। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दोपहरों का समूह। दोपहरों का समूह। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें अगला उदाहरण लिया, क्या? पंजाब। पंजाब, आप लोग कहोगे ये देश है, इसका इसमें क्या मतलब, तो देखिए पंजाब का जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 5 नदियों का समूह। पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं? पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंजाब। ठीक है, क्या हो जाएगा समास विग्रह? समास विग्रह हो जाएगा 5 नदियों का समूह। ठीक है, पंजाब का क्या होगा? 5 नदियों का समूह। अगला हमने उदाहरण लिया इसी में, त्रिलोक। क्या? त्रिलोक, हमारा समासिक पद है त्रिलोक। अब इसका समास विग्रह क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका हो जाएगा 3 लोकों का समूह। क्या होगा? 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह। क्लियर है? स्वर्ग लोक, मृत लोक, पाताल लोक, ये क्या है? ये तीनों हो जाएंगे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। क्लियर हो गए?
इसी प्रकार इसमें एक शब्द है सप्ताह। सप्ताह का क्या हो जाएगा? सप्ताह का हो जाएगा 7 दिनों का समूह। क्या हो जाएगा? 7 दिनों का समूह। इसमें एक और जैसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसे कहा गया था? जिसके दरबार में 9 मंत्री रहते थे, तो वो कौन थे? अकबर। ठीक है, तो नवरत्नों का समूह, नवरत्न का क्या हो जाएगा? नवरत्न का हो जाएगा नवरत्नों का समूह। क्लियर है? तो जो हमारे द्विगु समास है उसके अंतर्गत जो हमारा पहला पद होगा वो सदैव कैसा होगा? संख्यावाची होगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार इसमें समझिएगा, जैसे पंचवटी, पंच का मतलब 5, पहला पद कैसा है? संख्यावाची है। चौराहा, पहला पद कैसा है? संख्यावाची। 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। ठीक है। पंजाब, 5 नदियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह। देखिए इस सभी में जो हमारा पहला पद है वो सदैव संख्यावाची होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को द्विगु समास अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार सभी लोग यस या नो में जवाब दीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर अभी नहीं देख पाती हो तो बाद में क्लास खत्म होने के बाद देख लूंगी, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, वैसे डाउट रहेगा नहीं, उम्मीद है ऐसे। तो ये नोट कर लिया सभी ने? समझ में आ रहा? बहुत अच्छे। चलिए, तो अब इसको हटा दें। टाइम कितना हुआ? चलिए एक और कर लीजिएगा, फिर देखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं टाइम, समय कितना हुआ। तो अगला पॉइंट बनाइएगा कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ऐसे भी लिखते हैं, कर्मधारय समास। सभी ने कर लिया पॉइंट नोट? पॉइंट है हमारा कर्मधारय समास। अब देखिए जो हमारा कर्मधारय समास है इसमें किस प्रकार के सामासिक पद होते हैं, इसमें किस पद की प्रधानता होगी, इसमें कौन कौन से उपसर्ग आएंगे या विशेषण आएंगे या अव्यय आएंगे, इन सभी को हम लोग इसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के अंत तक रहें। देखिए बार बार आने से, बार बार जाने से कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। एक क्लास इसकी देखी, एक क्लास उसकी देखी, देखिए कोई किसी बेस से पढ़ाता है, कोई किसी बेस से पढ़ाता है। देखिए टॉपिक वही, सब्जेक्ट वही, सिलेबस वही, लेकिन क्या बेस अलग अलग होता है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के अंत तक रहे ताकि सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर डाउट की कोई बात ही नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए अब बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। हमारा पॉइंट है क्या? कर्मधारय समास। तो देखिए जो हमारा कर्मधारय समास है तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इन तीनों समास के उत्तर पद ही प्रधान होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और ये पद और इसमें जो पूर्व पद होगा वह अव्यय और विशेषण दोनों से जुड़ा होगा। किससे? जो हमारा पूर्व पद होगा इसका उत्तर पद तो प्रधान होगा। प्रधानता किसके पास जाएगी? प्रधानता जाएगी बाद वाले पद के पास। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इसमें पूर्व पद है इसके अंतर्गत, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण और विशेष, इसके अंतर्गत विशेषण और विशेष से आएंगे, यानी कि उपमेय और
उपमान दोनों से जुड़ा होगा, दोनों का संबंध कर्मधारय समास से होगा। क्लियर है? अब समझिएगा एक बार फिर से, क्या है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान से संबंध रखते हो, हमारे कर्मधारय समास होते हैं या कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए तो अब नोट कर लीजिएगा, क्या है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण और विशेष से विशेषण और विशेष अथवा उपमेय या उपमान से संबंध रखते हैं, ये कर्मधारय समास कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया पॉइंट? क्या इसकी परिभाषा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेष अथवा उपमेय उपमान से संबंध रखते हो, ये हमारे कर्मधारय समास कहलाते हैं। क्लियर हो गई इसकी परिभाषा? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए अब उदाहरण समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, इसको आप लोग अच्छे से समझें। जैसे इसमें हमने अगला उदाहरण लिया, क्या? काली मिर्च। अब देखिए इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? काली है मिर्च जो, क्या है? काली है जो मिर्च। प्रधानता किसको दी गई? यानी बाद वाले पद को। क्या है? काली है जो मिर्च। मिर्च कैसी है? काली है। इसमें प्रधान कौन है? मिर्च है। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? इसका विग्रह हो जाएगा काली है जो मिर्च। काली है जो मिर्च। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें बताया था कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण या विशेषण जुड़े होते हैं। देखिए इसमें विशेषता क्या है? मिर्च कैसी है? काली। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, यही है ना? तो देखिए इसमें क्या है? काली है जो मिर्च। इस मिर्च की विशेषता बताई, कैसी है? काली है। ठीक है, और इसमें उत्तर पद प्रधान है। काली क्या है? मिर्च है। प्रधानता किसको दी गई? मिर्च को दी गई। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसमें दूसरा उदाहरण लिया, नीलकमल। क्या? नील कमल। अब देखिए नीलकमल का समास विग्रह क्या बनेगा? इसमें किसको प्रधानता दी जाएगी?
देखिए इसमें हो जाएगा नीला है जो कमल। क्या है? नीला है जो कमल। कैसा है? नीला है जो कमल। इसमें प्रधानता किसको दी गई? इसको, इसमें भी प्रधानता अंतिम वाले शब्द को दी गई, यानी कि बाद वाले पद को दी गई, यानी उत्तर पद को दी गई। ठीक है, उत्तर पद क्या हमारा इसमें हो जाएगा? कमल। नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है? नीला है। नीला क्या है? कमल है। तो प्रधानता कौन है इसमें? कमल है। क्लियर? इसी प्रकार हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, जैसे महान पुरुष। क्या? महापुरुष। महापुरुष। देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महान है जो पुरुष। जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोग कैसे थे? महान थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कैसे थे? महान थे। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा महान है जो पुरुष। क्लियर है? इसमें प्रधानता किसको दी गई? इसमें प्रधानता पुरुष को दी गई। इसमें विशेषता क्या है? वो महान थे। ठीक है, महान कौन है? पुरुष है। पुरुष कैसे है? महान है। तो इसमें प्रधान कौन है? पुरुष है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार और समझिएगा, जैसे हमने इसमें अगला दिया उदाहरण महादेव। देखिए महादेव, ये तो बहुब्री समास के अंतर्गत अब चला जाएगा। देखिए जब ऑप्शन में आए महादेव में कौन सा समास, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि महादेव में कौन सा समास है, ऑप्शन में रख दिया जाए बहुब्री समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तो हम लोग कौन सा टिक करेंगे? तो हम करेंगे बहुब्री समास। अगर जहां बहुब्री समास नहीं दिया होगा तब करेंगे कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चाहे ऑप्शन में ए में दे दिया जाए कर्मधारय समास और बी में दे दिया जाए बहुब्री समास, तो भी हम करेंगे बहुब्री समास को। तब प्रधानता किसको देंगे? बहुब्री समास को। ठीक है, जहां बहुब्री समास नहीं होगा वहां होगा हमारा कर्मधारय समास। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए जैसे और समझिएगा, जैसे हमने इसमें अगला उदाहरण लिया महात्मा। क्या है? महात्मा। अब इसका महात्मा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो देखिए महात्मा का समास विग्रह हो जाएगा महान है जो आत्मा। क्या होगा? महान है जो आत्मा। इसमें प्रधान कौन है? आत्मा। कैसी है? महान। महान है जो आत्मा। क्लियर है? सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए और समझिए, जैसे हमने इसमें अगला उदाहरण लिया सज्जन। आप लोग समझते हुए चलिए। देखिए हम वही उदाहरण रख रही हूँ यहाँ पर, इसलिए आपको इतने सारे क्लियर करा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं भी डाउट ना आ रहे। ठीक है, और यही ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो हमारे आगामी प्रश्नों एग्जाम में पूछे गए हैं यही प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो अगला हमारा उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण हो जाएगा हमारा इसमें क्या? सज्जन। सज्जन, सज्जन का मतलब क्या होगा? इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा सत है जो जन, यानी कि सत का मतलब अच्छे हैं, स्वभाव से अच्छे हैं। तो वो लोग क्या कैसे होते हैं? सत। ठीक है, सत है जो जन। क्लियर हो गई? चलिए
तो देखिए कर्मधारय आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगी, ऐसी उम्मीद है हमें, क्योंकि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा कि मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हो, इसलिए ठीक है। चलिए देखिए समय भी काफी हो गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में तत्पुरुष समास, ठीक है। ये हमारा कर्मधारय समास क्लियर हो गया है। अब देखिए तत्पुरुष समास अगली क्लास में, देखिए समय काफी हो चुका है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जिस किसी ने हमारे क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार वो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, और जो साथी इस क्लास में नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, ताकि अगली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें।